और इसको अपने मॉडरेटर के साथ डिस्कस कर लें। हमने हर सब्जेक्ट का मॉडरेटर डिफाइन किया हुआ है। हमारे जो CQI के बंदे हैं और जो सीनियर बंदे हैं उनकी टीम है। हर सेमेस्टर के ऊपर 2 बंदे हैं। वो 2 बंदे जो हैं वो हर सब्जेक्ट का असेसमेंट प्लान, क्वेश्चन पेपर वो उनके साथ वो मॉडरेट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू OBE बना हुआ है या नहीं बना हुआ। आपने असेसमेंट प्लान बना दिया। यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि भाई CLOs कितने बनाने हैं? CLOs को बनाने का कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता। कोई क्लियर कट रूल नहीं है जो कहता हो कि 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर आपके CLO जरूरत से ज्यादा होंगे ना, तो एक आध CLO अंडर असेस्ड हो जाएगा, वो पूरा नहीं होना। ठीक है, रूल ये है कि कोई भी CLO कम अज कम एक से ज्यादा दफा असेस होना चाहिए, कम अज कम। फॉर एग्जाम्पल आपने एक CLO बनाया और आपने सिर्फ उसको एक सवाल में असेस किया, किसी फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट में, फॉर एनी रीजन बच्चा वो असाइनमेंट जमा नहीं करा सका या वो असाइनमेंट ठीक नहीं बनी, तो उसका CLO पूरा ही नहीं होना, क्योंकि उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, या अगर अटेम्प्ट किया तो उसमें बुरे तरीके से फेल हो गया। तो CLOs अगर आपने जरूरत से ज्यादा बनाए तो ऐन मुमकिन है कि एक CLO सिर्फ एक जगह पर असेस होगा और वहां पर स्टूडेंट फेल हो गया तो CLO पूरा नहीं होना। इसी तरह अगर आपने CLOs 2 बनाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट की एग्जाम्पल दूं, हमारे पास 11 असेसमेंट टूल हैं इस वक्त। हम 4 क्विज लेते हैं, 4 असाइनमेंट लेते हैं, एक सेशनल लेते हैं, एक सेशनल 2 लेते हैं और एक टर्मिनल लेते हैं। 11 पॉइंट्स हैं जहां पर हम बच्चे के CLOs को चेक कर सकते हैं। अब 2 CLOs बनाऊंगा तो इसका मतलब कम से कम एक CLO 5 दफा असेस होगा, एक CLO कम से कम 6 दफा असेस होगा। अब ये 5 दफा और 6 दफा ओवर असेसमेंट इस लेवल की है कि आप देखेंगे सारे बच्चे सारे CLO अचीव कर जाएंगे, आपका फेलियर ना होने के बराबर होना है, विच इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्शनेबल थिंग। आपकी एंट्रोपी, मैं अक्सर अपनी टीम के साथ, एंट्रोपी 0 है। एंट्रोपी 0 सिर्फ आइडियल सिस्टम में होती है ना, अगर आपकी अचीवमेंट 100% है, इसका मतलब या टोटली सारा कुछ रॉन्ग है या कुछ भी रॉन्ग नहीं है ना, तो सारा कुछ रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपके CLOs की तादाद बहुत थोड़ी है तो इसका मतलब आप ओवर असेस कर रहे हैं और आपके जितने CLOs है वो रेंडर हो जाएंगे, उनकी असेसमेंट हो ही जानी है, उनकी अटेनमेंट हो ही जानी है, चक्कर ही कोई नहीं है। यूजुअली जगह जगह जो हमने देखा है, 3-4 जगहों पर हम फिरे हैं, 3-4 CLO तो आपको नजर आते हैं। इसी पर हम सारों का इत्तेफाक है, इतने ही हम नंबर ऑफ CLOs बनाते हैं। सर इस पे ना CLO के बारे में एक सवाल है। सर जो CLOs हम बनाते हैं वो क्या जरूरी है कि कोर्स आउटलाइन में से ही निकाल के हम बनाएं? फॉर एग्जांपल कुछ PLOs हैं, जैसे PLO 6 है आपके पास, इंजीनियर एंड सोसाइटी, फिर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी 7 वगैरह, जिनकी कवरेज कम होती है अमूमन। तो क्या हम, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी है PLO 12 जो है, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते सर कि कोर्स आउटलाइन से निकल के भी कोई हम CLO बना दें ऐसा जो कि कोर्स आउटलाइन पे ना हो? थोड़ा सा तो हो जाएगा कोर्स आउटलाइन से मैप कर हो, लेकिन बिल्कुल उसी में ना हो कि अब कोर्स आउटलाइन में लेट्स से 3 पैराग्राफ्स हैं तो 3 CLOs बना दिए, तो एक और चौथा भी CLO बना दिया ताकि जो PLOs लेस कवरेज वाले हैं उनको हम असेस कर सकें। ये हो ठीक सकता है, है? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है जो मैंने पहले बात की कि जो एटलीस्ट हमने शो PEC को ये करना होता है कि हमने कंटेंट्स के मुताबिक CLOs नहीं बनाए, हमने CLOs बनाए थे उसके मुताबिक कंटेंट्स बनाए हमें। ठीक है, एक तो हमने PEC के सामने कभी नहीं ये बात करनी कि हमने कंटेंट्स के मुताबिक CLOs बनाए हैं, हमने CLOs बनाए थे, टीचर के जहन में था। फॉर एग्जाम्पल मैं थर्मो 2 पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा जितने थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूलाज हैं उनको सॉल्व कर सके, उनको अप्लाई कर सके, जितने पावर साइकिल्स हैं उनके ऊपर उनको वो बंदा इवेल्युएट कर सके या एनालाइज कर सके, जितने रेफ्रिजरेशन साइकिल्स हैं, मतलब मेरे जहन में ये था, उसके मुताबिक फिर मैंने कोर्स कंटेंट्स डिजाइन किए। तो पहला सवाल तो ये हुआ, पहला जवाब तो ये हुआ कि CLOs बनाते हैं उसके मुताबिक हम कोर्स कंटेंट्स को डिफाइन करते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, दूसरा जो ज्यादा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके 2 तरह के PLOs हैं। एक PLO वो है
जो जिसकी डायरेक्ट असेसमेंट पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा पीएलओ है, दूसरे टाइप के पीएलओज हैं जिनकी डायरेक्ट असेसमेंट पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की, यहां हम इस तरह एथिक्स की हम बात करते हैं, यहां पर या सेफ्टी की हम बात करते हैं, यहां पर हमें थोड़ा सा वापस ओबीई की तरफ जाना पड़ेगा। जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी पे बेस कर रही है, और ब्लूम टेक्सोनॉमी ने 3 चीजों को डिफरेंशिएट कर दिया। उसने नॉलेज को अलग कर दिया है, स्किल को अलग कर दिया है, और एटीट्यूड को अलग कर दिया है। मेरी बात समझ लग रही है? अब जो एथिक्स है ना, वो एक एटीट्यूड है, सेफ्टी जो है वो एक एटीट्यूड है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो एक स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चे से कहूं कि उसने ईमानदारी के ऊपर ऐसे लिख के दिखा दे, ठीक है, तो उसने ऐसे लिख दिया, क्या इससे ये साबित हो गया कि वो ईमानदार हो गया? ये हमने इस चीज को बड़े गौर से सुनिएगा, ये हमने ईमानदारी का कोग्निटिव पार्ट असेस किया है। ईमानदारी का जो एटीट्यूड डेवलपमेंट है वो हमने असेस नहीं की। ईमानदारी की जो अफेक्टिव डोमेन में आती है कि बच्चा वाकई ही हमने उसमें ईमानदारी इम्प्लांट कर दी है, वो आएगी सर्वे से, वो आएगी ये देख के। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे लैब, जो जिस तरीके से हम करते हैं, हमारे लैब इंजीनियर ने टाइम देखना होता है कि बच्चे पंक्चुअल कितने हो गए हैं, बच्चे 3 घंटे लैब में गुजार रहे हैं नहीं गुजार रहे, हर बच्चा इतने बजे आया था, इतने बजे गया। ये हमारे लैब इंजीनियर की ड्यूटी है कि उसने वो चीज चेक करनी है। फिर हमारे लैब इंजीनियर ने उसका टीम वर्क देखना है कि 5 बच्चे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कि 2 बंदे काम कर रहे थे, 3 फ्री राइडर थे। हमारे हर बच्चे का रूब्रिक अलग फिल होता है। अगर 80 बच्चे हैं ना हमारे पास, 100 बच्चे आते हैं, 90 के करीब हर बैच में रह जाते हैं, हर एक्सपेरिमेंट के हमारे 90 रूब्रिक्स अलग फिल होते हैं। उसकी जो सेफ्टी है हर बच्चे का हमारा लैब इंजीनियर देखता है कि वो लैब में आने से पहले उसने लैब कोट और सेफ्टी गॉगल्स पहने या नहीं पहने। अगर हमने वाकई सेफ्टी इम्पार्ट कर दी है तो हर बच्चा आने से पहले लैब कोट और सेफ्टी गॉगल्स पहन कर आएगा। दैट्स हाउ यू असेस इनडायरेक्ट पीएलओज। जो इनडायरेक्ट पीएलओज हैं, अगर आप उनको पेपर में ले जा रहे हैं तो आप उनको उनका कॉग्निटिव पार्ट असेस कर रहे हैं, एटीट्यूड या स्किल आप असेस नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, मैं लेथ मशीन के ऊपर बच्चे से एक उसका प्रोसीजर लिखवा लेता हूँ, हर एक्सपेरिमेंट का मैं बच्चे से प्रोसीजर लिखवा लेता हूँ, तो भाई ये तो आपने एक्सपेरिमेंट का कॉग्निटिव पार्ट असेस किया। अब वो बच्चा क्या वाकई उसे कंडक्ट कर सकता है? स्किल तो हमने असेस नहीं की। हो सकता है वो प्रोसीजर बिल्कुल ठीक लिख दे, लेकिन उसको कंडक्शन ना आती हो। मेरी बात समझ लग रही है? हो सकता है मैं उसको एक रिजल्ट्स दूं और वो उनको एनालाइज कर दे, वो उसका ग्राफ बना दे, उसका रिजल्ट का छापा उसने वो रट्टा लगाया हुआ था एनालाइज का कि यार मैंने एक्स को बढ़ाया तो वाई कम हो गया, उसका एनालाइज भी वो कर दे। तो ये तो अगेन एनालिसिस चौथा लेवल है, बच्चे ने कर दिया यार ठीक है, लेकिन क्या उसको वो कंडक्शन आती थी? वो एक्सपेरिमेंट को रन कर सकता था, और अगर एक्सपेरिमेंट को रन कर सकता था तो वो लेवल 1 पे रन कर सकता था, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, लेवल 4 पे। अब अगेन टीम वर्क के ऊपर उसने कैसे लिख दिया, लेकिन टीम वर्क नजर आएगा जब वो प्रेजेंटेशन के दौरान आपको क्लियरली पता चल जाता है कि एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है या सारों ने बनाई हुई है। या जब वो बच्चे 4-5 मिलकर काम कर रहे हैं तो 4-5 में से 1-2 बंदे काम कर रहे हैं, बाकी 2-3 गप्पे मार रहे हैं, 4 के 5 बच्चे हैं वो उन्होंने ड्यूटी डिवाइड की है और वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो जो पीएलओ इनडायरेक्ट वाले हैं ना भाई, उनको आप डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट असेस करेंगे तो वो डायरेक्ट असेसमेंट सिर्फ उनकी कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन होगी, अफेक्टिव या साइकोमोटर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। मेरी बात समझ लग रही है? जी सर, सही। ये इसको वो देखने वाली बात है। अच्छा जनाब, असेसमेंट प्लान हमने बना लिया। क्वेश्चन है मेरा जी जी सर। कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब इंडस्ट्री को हम सर्वे करते हैं तो जो क्वेश्चनर है उसमें इस चीज का ख्याल रखा जाए कि ये कॉग्निटिव लेवल का कौन सा क्वेश्चन एड्रेस हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर हम तो जो फॉर्म बनाते हैं, हम जो फॉर्म बनाते हैं, जी जी
सर्वे में ये इस चीज का ख्याल करेंगे जो आप फरमा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे है सर। बच्चा जब आपका इंटर्नशिप पे गया ना, तो हम बच्चे को फॉर्म देते हैं कि वो इंडस्ट्री वाले से फिल करवा के लाएं। वहां पर जितने इनडायरेक्ट असेसमेंट वाले पीएलओज हैं, हमने उनको 110% डाला हुआ है। हम इंडस्ट्री वाले से पूछते हैं क्या ख्याल है, हमारा बच्चा उसमें प्रोफेशनल एथिक्स थे, वो रिस्पॉन्सिबल था, वो टाइमली आया, उसने आपको टाइमली रिपोर्ट जमा कराई, जो प्रोजेक्ट आपने दिया क्या उसको वो मैनेज कर सका, आप समझते हैं कि बच्चे में लाइफ लॉन्ग स्किल इम्पार्ट हुई है। ये सारे के सारे जो है ना। जी जी। अब ये बताइएगा सर कि इंडस्ट्री से तो मोस्टली जो है ना, इंडस्ट्री रिप्लाई नहीं करती, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इंडस्ट्री तो ऑन बोर्ड है ही नहीं ओबी के ना सर। ये आपने एक और बड़ी जबरदस्त बात कर दी। आगे चलकर मैं पीईओस के हवाले से भी इसके ऊपर बात करूंगा। सर जितने फॉर्म्स आते हैं ना, वो पर्सनल लिंक्स पर आते हैं, यकीन करें। हमारे पीईसी के विजिट के वक्त सर के ऊपर थी, तो हमने कोई 25-30 फॉर्म्स जो है ना, फोन कर करके तरले मिनते ले लेके गूगल फॉर्म की फॉर्म में ना हमने वो ले लिए। हम लोग थोड़े से ढीले हुए हैं ना, तो पिछले सेमेस्टर की जो हमने, चूंकि हम सर ऑडिट करते हैं, हमारे पास सिर्फ 7 फॉर्म आए हैं। आप इमेजिन करें। तो अगर आप इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें ना, तो ये सैंपल साइज इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। आप 7 फॉर्म्स की बेस के ऊपर कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आजकल जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे पहले तो जब से ये कोविड आया है तो बच्चे कहीं ना कहीं 25% या 50% जॉब पे चले जाते थे। अब तो सूरत हाल ये है, मैं अपने इदारे का भी जानता हूँ, बाकियों का भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है कि जॉब पे है ही नहीं। जबकि उसमें कहा जाता है कि जो पिछले 3-4 साल के बच्चे हैं आप उनका सर्वे करें, जो पुराने बच्चे हैं उनका सर्वे नहीं। जी सर, इल्यूमिनाई का सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस इशू को कैसे एड्रेस कर रहे हैं आप लोग? सर क्योंकि उसमें लिखा होता है 3 to 5 years of graduation। जी सर, 4 to 5 सही कह रहे हैं। जो पीओ की असेसमेंट होती है वो इल्यूमिनाइज के थ्रू होती है, और इल्यूमिनाई बाय डेफिनेशन वो आफ्टर 3-4 इयर्स ही कंसीडर करते हैं। सर उसमें एक शॉर्टकट ये है कि अपने पीईओज में ना हायर एजुकेशन पे जरूर डालें। आपका जो पीईओ है ना, उसमें सारे के सारे बच्चों को जॉब के ऊपर ना बताएं। ये मत कहें कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे इल्यूमिनाई जो है ना वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे या वो इंडस्ट्रियल पोजीशन पर लगे होंगे। उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप का जरूर पहलू डालें कि हमारे बच्चे, हमारे जो इल्यूमिनाई होंगे ना, वो अपना एक नया बिजनेस डेवलप कर सकेंगे, या उनमें एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो हमने डाल दी होंगी। दूसरा, उसमें ये जरूर रखें कि हमारे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन पर जरूर जाएंगे। जब भी जॉब सेक्टर में स्लम्प आता है ना, तो आप देखें जो हायर एजुकेशन वाली साइड है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पर आपको सर्वे जो इल्यूमिनाई वाला है ना, वो उस मद में पूरा हो जाता है कि आपके कोई 15-20% बच्चे जो है ना वो एमएस या पीएचडी पर चले गए, तो आपका जो सैंपल साइज है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसके अलावा सर कोई वो हल नहीं है। आगे चले सर। जी सर। हम असेसमेंट प्लान बनाने की बात कर रहे थे। जो कोर्स कंटेंट्स आर फॉर्म्ड, जो मैंने भी आपको बताया कि भाई कोर्स कंटेंट्स सीएलओ से बनते हैं, नॉट द अदर वे राउंड। और जो क्वेश्चन जिसमें आप ना भी डालें एक्शन वर्ब चल जाता है, लेकिन वाई रिस्क इट यार, क्यों परेशान होना है आपने। फिर जो अटेनमेंट लेवल है ना, जो केपीआईज होते हैं आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सीएलओ के भी, पीएलओ के भी, पीईओ के भी, वो इंटायरली आपके अपने ऊपर है, डिपार्टमेंट के ऊपर है। हमने बस इतना ध्यान रखना होता है कि कोई इलॉजिकल चीज ना आ जाए जिसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। यूजुअली ये होता है कि जो आपका लोअर लेवल होता है वो आपका पास लेवल ही होता है। फॉर एग्जांपल, आपने पीएलओ का जो लेवल रख दिया वो 60% रख दिया। मैं आगे चलता हूँ।